हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और पिछली अभी तक हम 2 वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। और फिर सेकंड वीडियो, ठीक है ना, अपलोड हो चुकी है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए। ठीक है, और आज की वीडियो में आज थर्ड वीडियो है केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस की के लिए। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ 0.01 m एसिटिक एसिड इन 0.1 m HCl। और Ka की वैल्यू गिवन है एसिटिक एसिड के लिए हमको 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। तो क्वेश्चन में क्या चीज हमको गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एसिटिक एसिड की, तो CH3COOH कहते हैं एसिटिक एसिड को। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻²। ठीक है, यहाँ पर हमको एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। और HCl की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है हमको 0.1। ठीक है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 10⁻⁻1 m, ये HCl की कॉन्सेंट्रेशन है। और हमको Ka गिवन है एसिटिक एसिड का, Ka गिवन है हमको 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, हमको परसेंटेज आयनाइजेशन कैलकुलेट करना है, मतलब अल्फा इंटू 100 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है क्या होगी। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो एसिटिक एसिड होता है ये एक वीक एसिड है और जो HCl है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होती है और CH3COOH एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। जब वीक एसिड डिसोसिएट होता है, किस तरीके से डिसोसिएट होगा ये CH3COOH, तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम बनाएगा ये CH3COO- और H+। ठीक है ना, इस तरीके से इसको डिसोसिएट कर दो। लेकिन इसमें आपने साथ में क्या लिए रखा है, HCl को भी मिलाया है। HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि 100% आयनाइज हो जाता है, तो वो H+ में और Cl- में डिसोसिएट होगा। ठीक है ना, और हमको ये भी पता है कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन घट जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। जब हम एसिटिक एसिड में HCl को ऐड करेंगे तो H+ कॉमन आयन होगा और HCl की प्रेजेंस में CH3COOH का डिसोसिएशन घटेगा। ठीक है, तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास 0.1 है। ठीक है ना, तो उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की भी होगी। इस एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास 0.01 है। तो स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट की कितनी लेंगे 0, टाइम इक्वल टू 0 पर। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें से हम लिखते हैं कि x कम हो जाएगा और x यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, तो x क्या है, हाइड्रोजन H+ की कॉन्सेंट्रेशन है जो एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन से आ रही है। लेकिन हाइड्रोजन आप देखो HCl के डिसोसिएशन से भी आएगा, तो कितना टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तो x तो हो रहा है तुम्हारा एसिटिक एसिड से जो आया और प्लस 0.1 हो जाएगा जो HCl से आएगा। लेकिन आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट जो लगता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन घटेगा, मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड में चलने लगेगी। और जब ये रिएक्शन बैकवर्ड में चलेगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब जो एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन आए थे उसकी कंसंट्रेशन काफी कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 0.1 के कंपैरिजन में x बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम कितना मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कॉमन आयन वाले क्वेश्चन में तो कॉन्सेंट्रेशन केवल उसकी ली जाती है जो स्ट्रॉन्ग लाइट से कॉमन आयन आएगा। ठीक है, अब देखो जब इसका बैकवर्ड में आ जाएगा रिएक्शन ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, तो हम कहेंगे एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम होगा,
तो जब इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा तो 0.01 के कंपैरिजन में भी ये x बहुत छोटा हो जाएगा, तो इस x को भी हम नेगलेक्ट कर देंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब हम इसका Ka लिखते हैं रिएक्शन का। तो Ka इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन CH3COO- और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा CH3COOH की कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो Ka की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, इक्वल टू CH3COO- की कॉन्सेंट्रेशन क्या मानी है मैंने, x, इंटू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, और 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 अपॉन CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻2। तो मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻1। ये 10⁻⁻1 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻⁻1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब x क्या था, देखो यहाँ पर CH3COOH जो है वो जितना इक्विलिब्रियम पर कम हुआ, ठीक है, मतलब चेंज है, ये जितना चेंज हुआ था इक्विलिब्रियम पर CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन में, वो है x। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अल्फा इंटू 100। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, चेंज अपॉन इनिशियल। ठीक है ना, जितना चेंज हुआ इक्विलिब्रियम पर वो ऊपर रखो, इनिशियल अमाउंट जितना था वो नीचे रखो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। तो चेंज कितना हुआ, देखो x का चेंज था, x की वैल्यू हमने निकाली 1.8 इंटू 10⁻⁻6, और ये 100 को मैं ले लेता हूँ 10⁻2 अपॉन में क्या लिखोगे, इनिशियल। तो CH3COOH इनिशियल कितना था हमारे पास 0.01 था, मतलब 10⁻⁻2 था। तो इसको सोल्व करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये -4, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो -2, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.018। ठीक है ना, इतना परसेंट लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर कह रहा है 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 3.2% आयनाइज्ड, इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट इज। देखो आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है यहाँ पर 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, और फॉर्मिक एसिड का यहाँ पर आयनाइजेशन दे रखा है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में तो हम क्या लिखेंगे, ये अल्फा इंटू 100 की वैल्यू है, परसेंटेज आयनाइजेशन गिवन है 3.2। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 3.2 अपॉन 100, या मैं इसको लिखूंगा 0.032। ठीक है ना, ये हमारा अल्फा आएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है इस एसिड का, मतलब Ka की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला Ka इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो Ka इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, C की वैल्यू कितनी है 0.2, और इंटू अल्फा का स्क्वायर करना है, मतलब 0.032 इंटू 0.032। ठीक है ना, तो ये आप सोल्व करेंगे। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो ये सोल्व होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन की सही आंसर हो जाएगी। ठीक है ना, आप अपने बिहाफ पर इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस Kw इक्वल टू 10⁻⁻12। तो आपको बताना है pH ऑफ प्योर वाटर क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर का डिसोसिएशन किस प्रकार होता है, तो वाटर का डिसोसिएशन होता है H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। ठीक है ना, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम कैसे लिखते हैं, Kw इक्वल टू
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। यदि हम H प्लस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले ले तो उसको हम बोलते हैं KW, है ना। KW कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये कहलाता है, ठीक है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपको, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कह रहा है KW की वैल्यू 10⁻12 है। तो pH क्या होगा। अब देखो जब वाटर डिसोसिएट होगा तो जितने H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे उतने ही OH माइनस आयन भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो इनका यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, तो इनको मल्टीप्लाई करके 10⁻12 कब आएगा, तो ये तब आएगा जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन -6 लोगे आप और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻6 लोगे, तभी तो KW 10⁻12 आएगा। तो इसका मतलब यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर KW 10⁻12 है तो इसका मीनिंग ये होगा कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास, 10⁻6। और यदि हमारे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻6 है तो pH कितना आएगा, तो pH का फॉर्मूला होता है -log⁻10 और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो -log⁻10 और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻6, तो पावर बाहर आ जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 × log⁻10, ठीक है ना, 10 आ जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 1, तो 6 × 1 = क्या आ जाएगा हमारे पास 6 pH आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। कह रहा है ए मोनोप्रोटिक acid in a 0.1 m solution ionized to 0.001%. Its ionization constant is। देखो मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब ये होता है कि ऐसा एसिड है जो एक H प्लस को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना, प्रोड्यूस 1 H प्लस, एक H प्लस प्रोड्यूस करने वाला एसिड होता है मोनोप्रोटिक। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको 0.1 m, ठीक है। और अल्फा × 100 की वैल्यू गिवन है आपको 0.001। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू आएगी, ये इसको मैं 10⁻³ लिख लूँ और ये अपॉन में आएगा आपका 10⁻², ऊपर जाकर ये भी माइनस हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 10⁻5 हो जाएगी। आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है इस एसिड का, तो एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka होता है और फॉर्मूला C⁴। तो C की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 10⁻1 हो गई और अल्फा स्क्वायर कितना है 10⁻5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻1 × 10⁻10 हो जाएगा और ये पावर ऐड हो जाएगी माइनस माइनस की, तो -11, तो ये आपका आ जाएगा Ka। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका 1.34 × 10⁻³ है और ऑप्शन नंबर 4 1.8 × 10⁻⁴ है, ठीक है। नीचे से थोड़ा कटा हुआ है ये, चलिए देखते हैं। कह रहा है व्हेन 0.1 मोल ऑफ अमोनिया is dissolved in sufficient water to make 1 liter of solution। 0.1 मोल अमोनिया को आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिसोल्व करा और 1 लीटर सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया। द सॉल्यूशन इज फाउंड टू हैव ए हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.34 × 10⁻³ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया इज। तो अमोनिया बच्चों बेस होता है और ठीक है ना, अमोनिया क्या है, एक बेस जिसमें नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर इसका हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है, Kb लिखेंगे। तो पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। जब अमोनिया का रिएक्शन आप वाटर के साथ करोगे
ठीक है। तो इसके पास एक लोन पेयर है यहाँ पर, तो ठीक है ना, ये यहाँ से इसका H+ को एक्सेप्ट करेगा, वाटर से H+ आकर इसमें अमोनिया में जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा NH4+, और यहाँ पर वाटर में क्या रह जाएगा, OH- रह जाएगा। तो इस तरीके का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसका अमोनिया का 0.1 मोल इनिशियली था और इसका 0 था, इसका 0 था, ठीक है। और कह रहा है तो इसका 0.1 में से x कम हो जाएगा, ठीक है ना, इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। तो ये तो बात t=0 पर थी और ये इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है ना, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, वो इतनी है। तो कॉन्सेंट्रेशन और मोल तो यहाँ पर बराबर ही हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसका मतलब x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू है 1.34 इंटू 10⁻³ और यही वैल्यू तुम्हारी इसी x की भी होगी, तो ये x भी इतना ही होगा, ठीक है ना, 1.34 इंटू 10⁻³ और ये x भी इतना ही होगा। तो देखो यहाँ पर 0.1 के कंपैरिजन में x की वैल्यू काफ़ी छोटी है, तो आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जब एक बड़ी वैल्यू में से आप काफ़ी छोटी वैल्यू को माइनस करते हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आप अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को केवल 0.1 भी मान सकते हो। तो इसका हम इक्विलिब्रियम देखो कांस्टेंट लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, और ये इक्वल टू आ जाएगा NH4 की कॉन्सेंट्रेशन, OH- की कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे हम लिखेंगे अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन। और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वाटर एक्सिस में प्रेजेंट होता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर देखो अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1.34 इंटू 10⁻³ OH- की कॉन्सेंट्रेशन 1.34 इंटू 10⁻³ और अपॉन में आ जाएगा अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, ठीक है। जब आप इस सारी वैल्यू को सोल्व कर लोगे, ठीक है ना, तो सोल्व होने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है A solution of NaOH contain 0.04 gram of NaOH per liter. Its pH is, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, वेट गिवन है NaOH का 0.04 ग्राम और आपको वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, ठीक है ना, पर लीटर का मतलब 1 लीटर वॉल्यूम है, और कह रहा है pH कैलकुलेट करो, और ये वेट किसका गिवन है आपको, NaOH का गिवन है। तो pH निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो बेस है, तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी। तो पहले तो मैं NaOH की मोलैरिटी यहाँ पे निकालता हूँ। तो NaOH की अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी हो तो इसका मोलर मास भी चाहिए होगा, तो इसका मोलर मास निकाल लेंगे हम। मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होगा 1, तो इन सबको ऐड कर लेना, कितना आएगा 40। तो हम लिखेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वेट कितना है 0.04, मोलर मास कितना है 40, वॉल्यूम कितना है 1। ये पॉइंट हटा दो तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, 4 से 40 को सोल्व करोगे 10 आएगा, नीचे हो जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा 10⁻³ m, इतनी मोलैरिटी, ठीक है। अब देखो ये मोलैरिटी किसकी आई है, NaOH की। अब जब NaOH डिसोसिएट करेगा तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा, Na+ में और OH- में। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और 100% आयनाइज होगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी तो 10⁻³ ही होगी आफ्टर डिसोसिएशन। तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है,
तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। POH इक्वल टू होता है माइनस log बेस 10 और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस log बेस 10 है इसका, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 रखोगे, ये पावर बाहर आ जाएगी, तो आपका POH आ जाएगा 3। तो POH 3 है, तो pH कितना होगा भैया, pH इक्वल टू होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 3, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 11, pH होगा 11। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। बोल रहा है 1 cc, cc का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के, तो हम इसको 1 ml भी पढ़ सकते हैं। तो 1 ml ऑफ 0.1 NaCl is added to 1 liter solution of sodium chloride. The pH of the resulting solution will be। तो आपने क्या किया, देखो हमारे पास है 1 ml of 0.1 NaCl और इसमें क्या ऐड किया जा रहा है, 1 लीटर NaCl को ऐड किया जा रहा है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो NaCl है वो न्यूट्रल सोल्ट होता है, न्यूट्रल सोल्ट। तो जो न्यूट्रल सोल्ट है, तो इसको ऐड करने से ना तो जो सॉल्यूशन है उसका पीएच बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 है, ना तो ये एसिडिटी को बढ़ाएगा ना बेसिसिटी को बढ़ाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑन एडिंग NaCl pH of solution does not affected, ठीक है ना। NaCl को ऐड करने से सॉल्यूशन का pH अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल सोल्ट होता है। अब देखो हम इसके क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर मिलीमोल्स निकाल लेते हैं HCl के। तो अगर मुझे मोल्स ऑफ HCl निकालने हो, मोल्स ऑफ HCl, तो इक्वल टू कैसे निकाल लेंगे, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। यदि हम मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो मोल्स आ जाते हैं, और यहाँ पर नॉर्मेलिटी गिवन है। अब देखो इसका जो n फैक्टर होगा HCl का वो 1 होगा। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होता है, ठीक है। और नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगा यदि n फैक्टर कितना हो 1, क्योंकि HCl का n फैक्टर 1 है, ये एक H को प्रोड्यूस कर सकता है। एसिड में जितने हाइड्रोजन होते हैं H+ वो n फैक्टर हो जाता है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या आ गया, मोलैरिटी आ जाएगा यहाँ पर। तो मोलैरिटी आप रख दो जितना 0.1, और वॉल्यूम को आप लीटर में ले लेना, ये है 1 ml। तो इसको मैं क्या लिखूंगा लीटर में, 10 की पावर -3। तो ये मोल्स आ जाएंगे 10 की पावर -4। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ HCl हमारे पास आए 10 की पावर -4, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो HCl जब आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। अगर ये 10 की पावर -4 है, ठीक है, तो ये कितने यहाँ पर H+ प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयनाइज हो जाएगा। तो जो कॉन्सेंट्रेशन HCl की है वही कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, H+ की भी होगी आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका pH। तो pH निकालने के लिए आपको H+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लेकिन आपके पास तो अभी मोल्स ही निकले ना, तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। अगर आपको मोलैरिटी निकालनी हो HCl की तो क्या लिखोगे, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल तो हमारे पास आ गए हैं HCl के 10 की पावर -4। वॉल्यूम कितना है, देखो वॉल्यूम तो अब टोटल लेना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि ये NaCl भी मिला दिया है। तो ये कितना है, ये है आपका 1 ml का मतलब 10 की पावर या 0, इसको मैं अगर लीटर में लिखना चाहूँ तो ये होगा 0.001 लीटर, ठीक है ना। 1000 से डिवाइड करना पड़ता है ml को लीटर में चेंज करने के लिए। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.001 लीटर तो HCl है और 1 लीटर हमारे पास NaCl है। तो
तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1.001, ठीक है, लीटर। तो ये लगभग लगभग 1 ही है। तो हमारे पास जो मोलैरिटी है HCl की वो 10⁻⁻⁴ ही रह जाएगी, ठीक है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ लेंगे तो अब आप pH निकाल सकते हो, माइनस लोग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लोग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴, ये बाहर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 100 ml, ये सेंटीमीटर क्यूब है और सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है, ठीक है। तो 100 ml ऑफ N/10 NaOH solution is mixed with 100 ml of N/5 HCl solution and the whole volume is made to 1 liter. The pH of the resulting solution will be। आपको क्या गिवन है, 100 ml ऑफ N/10 का मतलब 1/10 N ऐसे लिख सकता हूँ, NaOH है आपके पास, और इसमें मिक्स करा आपने 100 ml ऑफ, इसको मैं 1/5 N लिख सकता हूँ, HCl। तो एसिड और बेस को आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है। और पूरा वॉल्यूम कितना बनाया आपने, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर। तो pH हमको बताना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो मिलीमोल्स निकाल सकते हैं, मिलीमोल्स दोनों के निकाल लो, एसिड के भी और बेस के भी। तो मिलीमोल्स कैसे निकलते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके, ठीक है ना। तो मोलैरिटी देखो NaOH के निकालते हैं हम, मोलैरिटी देखो यहाँ पे n फैक्टर फिर से 1 होगा, n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें एक ही OH है और एसिड में एक H है, तो HCl का भी n फैक्टर 1 और NaOH का भी n फैक्टर 1। और जब n फैक्टर 1 होता है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बराबर होती है। तो मोलैरिटी की जगह पर आप 1/10 मतलब 0.1 रख सकते हो, और इनटू ये हो जाएगा तुम्हारा 100, तो ये आ जाएंगे आपके कितने 10 मिलीमोल, ठीक है, 10 मिलीमोल आ गए। इसी तरीके से आप बेस के निकाल लो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसकी मोलैरिटी 1/5 इनटू वॉल्यूम कितना हो गया 100। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा 20 मिलीमोल्स, ठीक है। तो अब आप बताओ एसिड ज़्यादा है हमारे पास या बेस ज़्यादा है, तो एसिड के मिलीमोल ज़्यादा है ना, तो जिसके मिलीमोल ज़्यादा होते हैं उसी की कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं। चूंकि एसिड के मिलीमोल ज़्यादा है तो हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को निकालेंगे, यदि बेस के मिलीमोल ज़्यादा आ जाते तो हम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालते। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल लेंगे हम, तो एसिड के जो मिलीमोल्स आए हैं उसमें से माइनस करोगे बेस के मिलीमोल और उसको डिवाइड कर दोगे टोटल वॉल्यूम से, ठीक है ना। इस तरीके से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट किया जाएगा। तो बताओ एसिड के मिलीमोल कितने हैं 20, बेस के मिलीमोल कितने 10, और टोटल वॉल्यूम को कितना कर दिया था 1 लीटर। और चूंकि हमने वॉल्यूम को ml में लिया है तो इसको आप ml में लेना, तो 1 लीटर में कितने ml होंगे 1000 ml होंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10/1000, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है तो pH कितना आएगा 2 आ जाएगा। माइनस लोग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है, तो माइनस लोग यहाँ पर रखो 10⁻⁻2, ये 2 बाहर आ जाएगा तो pH इक्वल टू 2 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। कह रहा है द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 0। जो pH है सॉल्यूशन का वो 0 है। द सॉल्यूशन इज, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, देखो कह रहा है pH 0 है, तो बताओ pH 0 कब आएगा। आपने पढ़ा होगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है 10⁻⁻pH होता है, ठीक है ना। तो मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो 10⁻⁻0 करेंगे, और किसी की पावर 0 हो जाए तो किसके बराबर आती है 1 के बराबर। जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 होगी तो तब pH तुम्हारा 0 आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर न्यूट्रल कह रहा है, पहली बात न्यूट्रल में तो pH कितना होना चाहिए 7, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। स्ट्रांगली एल्कलाइन है, एल्कलाइन तब होता है जब pH 7 से ज़्यादा हो, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता।
डेसिनॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एसिड। डेसिनॉर्मल का मतलब होता है आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 है, ठीक है ना, 0.1 N ऐसा एसिड है। तो इसका तो पीएच कितना आएगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन आप एसिड की यहाँ पर H+ की मानोगे, 10⁻⁻1 भी मानोगे तो pH 1 आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, अगर किसी सॉल्यूशन का pH 0 है तो वो सॉल्यूशन क्या है, एक नॉर्मल एसिड ही है, क्योंकि 7 से अगर कम होता है pH तो एसिडिक होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक नॉर्मल एसिड होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है 100 ml ऑफ 0.1 N NaOH is mixed with 100 ml of 0.1 N H2SO4. The pH of the resulting solution is। देखो यहाँ पे जरा आपको क्या दिया हुआ है, एक एसिड और एक बेस दिया हुआ है, ठीक है। एक तो NaOH है और दूसरा हमारे पास H2SO4 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मिलीमोल्स, दोनों के मिलीमोल्स। तो m/v होता है मिलीमोल्स, यहाँ पर भी हम करेंगे m/v। तो NaOH की मोलैरिटी कितनी है, यहाँ पर देखो एक चीज समझो, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दे रखी है तो जो नॉर्मेलिटी दे रखी है आप वही पुट कर दो यहाँ पे फॉर्मूले में, ठीक है। और यदि आपको मोलैरिटी दे रखी है तो आपको फिर n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रखना है, समझ रहे हो। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे नॉर्मेलिटी लेनी होती है, आपने नॉर्मेलिटी लेनी होती है। नॉर्मेलिटी आपको गिवन है तो जो है वो डायरेक्ट रख देना कंसंट्रेशन में। तो NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 100, तो ये आ जाएगा आपका 10। H2SO4 का नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 100, तो ये भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो मिलीमोल्स ऑफ एसिड और बेस क्या आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। जितने मिलीमोल एसिड के हैं उतने ही मिलीमोल बेस के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसिड बेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। एसिड और बेस आपस में यहाँ पर रिएक्ट करेंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पीएच कितना आएगा 7 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यह बराबर 7 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये थे आज के 10 सवाल, ठीक है ना। आज की वीडियो में हमने 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और इससे आने वाली जो वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।